सो आज हम लोग मशरूम कल्टीवेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है स्पॉन प्रोडक्शन. सो व्हाट इज स्पॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्पॉन इज नथिंग बट द सीड्स फॉर द मशरूम, जिनको हम सीड्स की तरह उपयोग में लेने वाले हैं. जिस तरीके से खेत में कोई भी चीज जो उगती है उसको उगाने के लिए हम उसके जो बीज होते हैं उनको बोते हैं, तो उसी तरह से मशरूम प्रोडक्शन में भी मशरूम्स को उगाने के लिए हमें मशरूम के बीज चाहिए होंगे. नाउ यहाँ पे मशरूम के बीज मतलब वो कोई बीज नहीं होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ बेबी मशरूम्स, बर्ड्स. और उन बेबी मशरूम्स को जब हम कल्टीवेट करते हैं तब जाके उसमें से एनलार्ज ऐसे बड़े बड़े मशरूम्स प्रोड्यूस होते हैं. सो फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स their respective spawns has to be produced. ठीक है. अब जितने प्रकार के मशरूम्स हम लोगों ने पहले देखे हैं वहां पे उन हर एक प्रकार के मशरूम के स्पॉन को हमें पहले अधिक अधिक से अधिक मात्रा में उनको हमें प्रोड्यूस करना होता है, और उनको प्रोड्यूस करने के बाद में ही हम उन स्पॉन्स को मशरूम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम लोग इस स्पॉन प्रोडक्शन की मेथड्स को देखेंगे और वो किस तरीके से किया जाता है वो भी हम देखेंगे. सो स्पॉन प्रोडक्शन में सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो मतलब स्पॉन. अब ये स्पॉन क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया. इट्स लाइक अ सीड or baby mushroom which is used for the cultivation of mushroom. So the seeds or planting material of mushroom consisting of mycelia of the fungus multiplied on suitable substrate like cereal grains. तो एक चीज तो आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी कभी हम जिस तरीके से मैंने आप लोगों को वहां पे कंपोस्ट प्रिपरेशन एंड ऑल बताया था उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल मशरूम कल्टीवेशन प्लांट, जिसमें हम छोटे छोटे मशरूम्स को ग्रो करने वाले. तो वहां पे जिस तरीके से हमें कंपोस्ट लग रहा था बड़ी मात्रा में बड़े बड़े मशरूम्स को ग्रो कराने के लिए, उसी तरह से हमें यहाँ पे स्पॉन प्रोडक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट चाहिए. तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है दे कैन बी अ सीरियल ग्रेन्स, जो हमारे धान होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं. स्पॉन को इन विट्रो या लेबोरेटरी कंडीशन में या फिर आर्टिफिशियली अलग से क्यों ग्रो कराना पड़ता है? बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी स्पॉन इन अ मेजर कंस्ट्रेंट इन अ मशरूम प्रोडक्शन. अब हमें मैंने पहले ही बताया कि हजारों प्रकार के मशरूम्स होते हैं, उनमें से कुछ ही मात्रा के मशरूम जो है वो खाने लायक है जिनको हम कमर्शियली यूज कर पाते हैं. तो उन सब के जो स्पेसिफिक बीज हमें चाहिए, स्पेसिफिक स्पॉन हमें चाहिए, वो इजीली अवेलेबल नहीं है नेचुरली. तो इसीलिए फिर हमें उनको सबसे पहले जो है कि हमें स्पॉन को प्रोड्यूस करना पड़ता है, और स्पॉन को प्रोड्यूस करने के बाद में फिर हमें मशरूम प्रोडक्शन के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं. और इससे होने वाले फायदे क्या क्या है कि जो मशरूम है वो एक तरीका एक क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा. उसका जो ईल्ड है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये जो स्पॉन है ये हम लोगों ने कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया होता है. इसलिए इसमें जो उसका जो हेल्दीनेस है, ये जो स्पॉन होता है वो मैक्सिमम हेल्दी होता है, इसलिए उसके थ्रू जो मशरूम का प्रोडक्शन होने वाला है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा. और स्पॉन प्रोडक्शन के टाइम में हम लोगों ने तो ऑब्वियसली हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखा हुआ होगा, इसलिए उसकी वजह से जो स्पॉन प्रोड्यूस होगा उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी बहुत ही कम होंगे. Then and ultimately it will better economically benefited for after the production process. So what are the major requirements for the spawn production? तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सबस्ट्रेट. स्पॉन प्रोडक्शन के लिए सबस्ट्रेट चाहिए. अब वो सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? कोई भी धान चलेगा, जैसे ज्वार बाजरा, कोई भी धान चलेगा. देन उसके बाद में अ गुड सोर्स ऑफ फ्रूट बॉडी सप्लाई, मतलब अब हमें
यहाँ पे स्पॉन किससे प्रोड्यूस करेंगे हम? स्पॉन ये हम किसी मशरूम से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ना गन्ने में से ही उगता है, राइट? उसके बाद में आप आलू की खेती करते हैं तो आलू आलू में से ही उगेगा। ये छोटे छोटे आलू की जो है उनको बीज की तरह यूज किया जाता है, उनको बोया जाता है और उसके बाद में फिर उसको उसमें से आलू पैदा होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम अच्छी क्वालिटी का मशरूम लेंगे और उसका हम यूज करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द spawn production. Then the environment, sterile environment for the production, and thus very specially skilled technical person to handle all these experiments. What are the basic steps? इसमें जो बेसिक स्टेप्स है वो है, पहली प्योर कल्चर प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें प्योर कल्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिस ऐसा कल्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है या किसी और ऑर्गेनिज्म का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद में प्योर कल्चर प्रिपरेशन होने के बाद में हमें उससे प्रोड्यूस करना है मदर स्पॉन प्रिपरेशन। और मदर स्पॉन प्रिपरेशन करने के बाद में फिर उस स्पॉन को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए या कमर्शियल स्पॉन प्रिपरेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे हम मशरूम नहीं पैदा कर रहे हैं। मशरूम को मशरूम की खेती करने के लिए जो चीज हमें चाहिए, जिनका हम सीड्स की तरह उपयोग करने वाले हैं, बीज की तरह उपयोग करने वाले हैं, उस बीज को हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दैट इज दैट बीज और दैट सीड इज कॉल्ड एज अ स्पॉन। और उसके लिए जो 3 स्टेप्स है वो है आपका, सबसे पहला स्टेप है प्योर कल्चर प्रिपरेशन, देन मदर स्पॉन प्रिपरेशन, एंड उसके बाद में है स्पॉन मल्टीप्लिकेशन और कमर्शियल स्पॉन प्रिपरेशन। तो सबसे पहला है प्योर कल्चर प्रिपरेशन। अब ये प्योर कल्चर प्रिपरेशन दो तरीके से किया जा सकता है। अब मशरूम जो है वो फंगस है, और फंगस होने की वजह से हमें ये पता है कि वो स्पोर्स तो फॉर्म करेंगे ही फॉर देयर नेचुरल रीजनरेशन। सो फंगसेस आर नेचुरली इन नेचर, अगर ह्यूमंस का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो नेचर में, जंगल में, कहीं पे भी मशरूम कैसे पैदा होते हैं? बाय दी स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम स्पोर फॉर्मेशन की मेथड को भी यूज करेंगे एज अ सीड। तो जैसे जिस तरीके से कोई भी बीज जर्मिनेट होता है और उसमें से किसी प्लांट की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से स्पोर्स जो होते हैं वो मशरूम्स के बीज की तरह काम करते हैं और उसमें से मशरूम्स ग्रो होते हैं। लेकिन बी स्पोर्स की मदद से जो हम मशरूम ग्रो कराते हैं या स्पॉन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें हर एक में अलग अलग प्रकार का वेरिएशन देखा जाता है, बिकॉज दीज स्पोर्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। जिस तरीके से हमारे घर में हमारे 4-5 भाई बहन रहते हैं तो सारे के सारे भले एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो सबके सब सेम हो गए क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन। उसी तरह से स्पोर भले एक ही मशरूम से प्रोड्यूस क्यों ना हुआ हो, लेकिन उन स्पोर्स में ड्यू टू दी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड द सिनोप्सिस फॉर्मेशन बाय द चियाजमाटा, वो जो स्पोर्स है वो स्पोर्स अलग अलग प्रकार के मशरूम, अलग अलग वेरिएशन, जेनेटिकल वेरिएशन बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बटन मशरूम लगाया और उसमें से कोई दूसरा ही मशरूम पैदा हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, लेकिन जेनेटिकली दे वोंट बी सेम। सो दैट्स व्हाई द स्पोर कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता है। उसका ऑप्शन जो है वो है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि एक मशरूम जो हेल्दी है, अच्छा है, उसको कलेक्ट किया जाता है और उस मशरूम को उसको लॉन्जिट्यूडिनली और वर्टिकली उसको कट किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर मशरूम। कौन सा मशरूम है? दिस इज योर बटन मशरूम लाइक। तो इसको लॉन्जिट्यूडिनली मतलब ऐसे कट करके इसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है? सो द फ्रूट बॉडी ऑफ इज लॉन्जिट्यूडिनली स्प्लिट ऑन इनटू ओपन इनटू 2 हाफ्स। तो इसको अगर बीच में से काटेंगे तो ये 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ए स्मॉल बीट ऑफ टिश्यू from the inside of the junction area of the pallus cap and stalk
is taken aseptically with a forceps and placed over a potato dextrose agar or malt extract agar media in slant और petri plate। तो इसको लॉन्जिट्यूडिनली कट करने के बाद में इसके अंदर के साइड में जो अलग अलग पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं मशरूम के, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है अलग अलग मीडियाज पे, या तो पोटैटोज डेक्स्ट्रोज अगार पे जो फंगसेस के लिए स्पेशल मीडिया है, या फिर माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार, ये भी फंगसेस के लिए स्पेशल मीडिया है। उसके ऊपर ग्रो कराने के बाद में दीज आर इंक्यूबेटेड एट 25 to 27 डिग्री सेल्सियस आफ्टर अ वीक टाइम, मतलब 7 से 8 दिन के लिए उसको मल्टीप्लाई ग्रो किया जाता है। The tissue generates mycelium which covers up the entire media surface and thus cultures become ready। इस तरीके से जो मैंने फर्स्ट इस स्लाइड पे लगाया हुआ था फोटो। सो हियर यू कैन सी ये वाला पिक्चर। तो ये जो यहाँ पे सेंटर में एक पीस रखा गया था टिश्यू का, और फिर उस टिश्यू में से ये आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के, दीज आर नथिंग बट दी माइसेलियम्स। तो ये माइसेलियम्स एक बार के ग्रो हो गए आपके 7 से 8 दिन के बाद, उसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्पॉन है उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। The first generation T1 pure culture prepared from the mushroom fruit body tissue is called as a mother culture। अब वो जो मैंने आपको प्लेट पे दिखाया था, ये जो है दिस इज नथिंग बट योर स्पॉन, ठीक है। अब इसको है जो है वो मदर कल्चर बोल के ट्रीट किया जाएगा, मदर कल्चर की तरह उसको कंसिडर किया जाएगा, और उसमें से फिर अभी उसका मास मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा। अब ये मदर कल्चर को मदर स्पॉन प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो उसमें जो स्टेप्स है वो इस तरह से, सबसे पहले तो सिलेक्ट हेल्दी एंड क्लीन सीरियल ग्रेन्स। कोई भी धान आपको जो हेल्दी है और क्लियर है, क्लीन है, उनको हमें लेना है। उनको हमें बॉईल करना है 15 से 20 मिनट। देन उसके बाद में उसमें जो एक्सेस वाटर है उनको छान लेना है। छानने के बाद में उस धान को हमें 4 घंटे के लिए सुखाना है। सुखाने के बाद में उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, 0.5% टू 2%, जिस तरह से हम कंपोस्ट में ऐड कर रहे थे उसी तरह से। फिर उसके बाद में 300 ग्राम ग्रेन जो है वो ग्लूकोज बॉटल या मिल्क बॉटल में हमको, या फिर आपका सिंपली कोनिकल फ्लास्क में हमको पोर कर देना है, और उसको फिर कॉटन प्लग लगा के ऑटोक्लेव कर लेना है, ठीक है। ऑटोक्लेव करने के बाद में फिर वो जो माइसेलियम ग्रो हुआ है उसको असेप्टिकली ट्रांसफर करना है उन बॉटल्स में, और उनको फिर हमें रख देना है बायोलॉजिकली बीओडी इंक्यूबेटर में, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पे हमें उसको 23 टू 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 दिन के लिए रख देना है, और 10-10 दिन के बाद हमें उनको बॉटल को शेक करना है, और उसके बाद में जो आपका प्रिपरेशन रेडी होगा वो होगा आपका मास्टर स्पॉन कल्चर, जो इस तरीके से दिखेगा। ये वाला, दिस वन दिख रहा है आपको। सो दिस विल कंसिडर्ड एज अ मास्टर मदर स्पॉन, एंड देन अब उस मदर स्पॉन को हम लोगों को कमर्शियल स्पॉन प्रिपरेशन के लिए, आप सपोज आप लोगों को रिक्वायरमेंट आई है, आप लोगों ने पैसे लेके कमर्शियली आप स्पॉन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं अलग अलग मशरूम कल्टीवेटर्स को, तो आप लोगों को उसको ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना है स्पॉन को। तो उसके लिए फिर थर्ड स्टेप होती है स्पॉन मल्टीप्लिकेशन और कमर्शियल स्पॉन प्रिपरेशन। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होगा कि पॉलीथीन बैग लेना होगा बॉटल की जगह पे, और उस पॉलीथीन बैग को बैग में हमें जो कल्चर है हमारा, उसको कल्चर मतलब सबस्ट्रेट, उसको हमें उस स्पॉन को डालना है, और ये जो प्रोसेस है, और उस बॉटल को ये 1 से 7 तक का जो प्रोसेस है हमारा मदर स्पॉन प्रिपरेशन में का, उसी को हमें रिपीट करना है उसमें। और उसके बाद में फिर डायरेक्टली आती है स्टेप 8।
इनोकुलेट विथ 10 to 15 ग्राम ऑफ मदर स्पॉन। अब एक बार का आपका सबस्ट्रेट प्रिपेयर हो गया, सबस्ट्रेट प्रिपेयर करने के बाद में ऑटोक्लेव होने के बाद में उसमें अब हमें ज्यादा मात्रा में मदर स्पॉन जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है सेकंड स्टेप में, उसको हमें ऐड करना। ऐड करने के बाद में इनोकुलेट करने के बाद में उसको हमें अगेन इंक्यूबेट करना है 23 से 20 डिग्री सेल्सियस पे 7 से 8 दिन तक। देन उसके बाद में फिर हमारा 7 से 8 दिन में उसको हमें बैग को शेक करना है, और 2 से 3 वीक के बाद जो हमें वहाँ पे फंगल ग्रोथ मिलेगी वो हमारा कमर्शियल स्पॉन प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट के मैनर में हम लोगों ने बताने की कोशिश की है। सो दिस इज योर मशरूम। उस मशरूम को कट किया, कट करने के बाद में हम लोगों ने उसको यहाँ पे मीडिया पे ग्रो करवाया। मीडिया पे ग्रो कराने के बाद में मदर कल्चर प्रिपेयर हुआ। मदर कल्चर प्रिपेयर करने के बाद में फिर उसका हम लोगों ने कमर्शियल स्पॉन प्रिपरेशन किया। कमर्शियल स्पॉन प्रिपरेशन करने के बाद में उसका मास मल्टीप्लिकेशन होगा मशरूम कल्टीवेशन में। वहाँ पे उसमें से मशरूम्स प्रोड्यूस हो गए ये वाले। उस मशरूम्स में से कोई भी एक मशरूम हम दोबारा स्पॉन प्रोडक्शन के लिए ले सकते हैं और वापस यही साइकिल रिपीट करेंगे। तो इस तरह से मशरूम में से मशरूम प्रोड्यूस होगा। लेकिन फर्क इतना है कि शुरुआत में जो अच्छी क्वालिटी का हमारे पास एक ही मशरूम था, अब उसी क्वालिटी के हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल जितने चाहिए उतनी मात्रा में हमारे पास मशरूम्स रेडी। ये वापस एक उसका फ्लोर डायग्राम, उसमें प्योर कल्चर लिया, ये मशरूम है, उसको हम लोगों ने कल्टीवेट किया, माइसेलियम प्रोड्यूस हुए, मास्टर स्पॉन प्रोड्यूस हुआ मदर कल्चर पे, फिर उसके बाद में कमर्शियली इस तरीके से उसको हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। अगेन दिस इज द माइसेलियम जो मैं आपको बता रहा था। तो ये माइसेलियम को हम सबसे पहले मदर कल्चर करने के लिए एक छोटे से बॉटल में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में जो हमें ग्रोथ मिलती है उसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। Again the another flow diagram for the spawn production. Here you can see हम लोगों ने एक मशरूम लिया हेल्दी, उसमें से हम लोगों ने उसका एक टिश्यू लिया, टिश्यू को हम लोगों ने ग्रो कराया। अब ये जो व्हाइट कलर का बुरशी आप लोगों ने जो देखा है घर पे, बुरशी आप लोगों ने देखा होगा फंगस का, ब्रेड वगैरह पे आ जाता है, दैट इज नथिंग बट योर स्पॉन। और उसको फिर हम लोगों ने यहाँ पे मास मल्टीप्लिकेशन किया। मास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में कमर्शियली प्रोड्यूस करके अगेन उसमें से सेम मशरूम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये अगेन अनदर डायग्राम फॉर द स्पॉन प्रोडक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक का जो स्टेप है वो आपका स्पॉन प्रोडक्शन का, और उसके बाद में जो है वो मशरूम कल्टीवेशन का है। अब आप लोगों के पास स्पॉन भी रेडी है और उसको आप लोगों को मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूज करना है। लेकिन सबसे पहले मशरूम कल्टीवेशन करने के पहले हम लोगों को कुछ चीजें हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। सो वो कौन सी है, तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, वेंटिलेशन सिस्टम एंड एयर ह्यूमिडिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो आप जगह सिलेक्ट कर रहे हैं और उस जगह के अंदर मशरूम कल्टीवेशन के रिक्वायरमेंट के लिए जो जो डिपार्टमेंट्स है, जो जो रूम्स है, वो सारी वहाँ पे सेटल हो रही है या नहीं, वो सब आपका एक ही जगह पे होना चाहिए। तो ये आपका मशरूम कल्टीवेशन का प्लान रेडी हो सकता है। आपको ये मेन चेक ध्यान रखना होता है कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो जगह हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा धूप वाली ना हो, वहाँ पे ज़्यादा ड्राइनेस ना हो। ऐसी जगह हमें सिलेक्ट करके वहाँ पे हमें मशरूम कल्टीवेशन का प्लांट सेटअप करना होता है। Then the ventilation system. Ventilation is one of the most important part of the physical environment, but living things generally want the ventilating air to be tempered. अब वेंटिलेशन जो है वो हमारी मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जिंदगी में का एक फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल एनवायरनमेंट है, एस्पेक्ट है। लेकिन जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको सिर्फ एयर नहीं चाहिए, उसको वो टेम्पर्ड एयर चाहिए। टेम्पर्ड एयर मतलब क्या, उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ एयर चाहिए। अब
जब शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही हवाएं जब दोपहर को गर्म होके चलती है तब आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं। उसी तरह से वो जो वेंटिलेटिंग एयर है उसको टेम्पर्ड करना बहुत जरूरी है। सो द मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So the temperature is a primary attribute that must be regulated. Ventilating and the process of tempering air is now generally referred as a HVAC. So टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली जो एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसको हैवक कहा जाता है। उसमें हर एक लेटर का एक मीनिंग है। एच फॉर हीटिंग, वी फॉर वेंटिलेशन, ए सी फॉर एयर कंडीशनिंग। सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ हैवक we can regulate the ventilating air into the mushroom cultivation plant. So basically, the mycelial growth of oyster mushroom can take place between 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ऑयस्टर मशरूम्स की जो माइसेलियम ग्रोथ है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से ग्रो होते हैं, और द टेम्परेचर ऑफ 60 टू 90 डिग्री सेल्सियस आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग द फ्रूटिंग पीरियड। अब माइसेलियम ग्रोथ रेडी हो गया, फिर उसके अंदर से जब वो मशरूम ग्रो होना शुरू होगा, उसका बर्डिंग स्टेट शुरू होगा, तो वो जो है वो 16 से 19 डिग्री सेल्सियस पे रिकमेंडेड है। और उसके बाद में जब पूरा मशरूम ग्रो होने की शुरुआत होगी तब हमें 21 से 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर रखना होता है। बट ये जो टेम्परेचर्स है ये जनरल टेम्परेचर बताए गए हैं। तो हमें जो है हर एक स्पीसीज के हिसाब से वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। हर एक मशरूम का स्पीसीज जो है उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग पद्धति का होगा। उसका माइसेलियम ग्रोथ का टेम्परेचर अलग होगा, उसका फ्रूटिंग का टेम्परेचर अलग होगा, उसका ग्रोथ पीरियड का टेम्परेचर अलग होगा। हर एक मशरूम का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। तो जैसे यहाँ पे प्लूरोटस स्पीसीज जो है मशरूम की, उसका जो है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी वो आराम से ग्रो हो सकता है। तो इसी तरह से हमें सबसे पहले वो ऑप्टिमाइज करना होता है, और ऑप्टिमाइज करने के बाद में फिर वो टेम्परेचर मशरूम को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद में आता है एयर ह्यूमिडिटी। एयर ह्यूमिडिटी को हम मराठी में बोलते हैं आर्द्रता, और हिंदी में बोलते हैं नमी। तो अब ये जो माइसीलियम ग्रोथ है उस टाइम पे हमारा जो रूम होगा या वो जो एनवायरनमेंट होगा उसमें 60 से 70% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और प्राइमोडिया जब इनिशिएट होगा, मतलब बॉडी फ्रूटिंग के लिए जब स्टार्ट होगी, उस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी है वो 80 से 90% होनी चाहिए। और उसके बाद में जब हमारा पूरा मशरूम फ्रूटिंग बॉडी जो है वो पूरी की डेवलप होगी, तब उस टाइम पे ह्यूमिडिटी जो है वो 85 से 95% तक होनी चाहिए। सो इस तरीके से इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा while setting up the mushroom cultivation plant, and then we can go for the mushroom cultivation. So next lecture में आप लोगों को मैं मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा।